अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये हिस्टोरी अच्छा लगे तो शेयर करके जाना और एक लाइक ज़रूर करना। तो चलो मैं बिना देरी करके मैं ये हिस्टोरी स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट। गुजरात के अहमदाबाद के एक करोड़पति के घर में मरम्मत का काम चल रहा था। उस करोड़पति की फैमिली भी उसी घर के अंदर रहा करती थी। मजदूर लगे हुए थे और वहीं पर उसका 4 से 5 साल का बच्चा भी था। अब जब मजदूर वहां पर काम कर रहे थे तो उन करोड़पति का 4 से 5 साल का बच्चा खेलता खेलता उन मजदूरों के पास तक पहुंच जाता है और तभी उन मजदूरों में से एक मजदूर होता है जिसका नाम मोहन होता है। मोहन की नजर उस बच्चे पर पड़ जाती है और जैसे वो उस बच्चे को देखता है तो एकदम से थोड़ी देर तक तो उसे देखता ही रह जाता है और उसके बाद उस बच्चे की मां के पास पहुंचता है और वहां पर जाकर कहने लगता है कि मालकिन, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी। तो उसके बाद जो मालकिन है वो कहती है बताओ क्या कहना है। तो वो कहने लगता है कि ये जो आपका बच्चा है ना, इसको एक गंभीर बीमारी की शुरुआत हो गई है और आप इसे जल्दी से डॉक्टर साहब को दिखाओ, वरना कुछ भी हो सकता है, इस बच्चे की वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मालकिन होती है करोड़पति, वह हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें कैसे पता। तो तभी यहाँ पर जो मोहन होता है वो कहने लगता है कि मैं बस देखकर बता सकता हूँ और मुझे पता है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल जाकर आप टेस्ट करवा लेना। इस बात को कहकर जो मजदूर है वो जाने लगता है, लेकिन तभी जो मालकिन होती है वो कहने लगती है जब तुम्हें बीमारी का पता है तो ये भी बता दो कि उसकी दवाइयाँ कौन सी होंगी और कौन से टेस्ट हमें करवाने होंगे, सबसे अच्छी दवाई। तो उसके बाद यहाँ पर जो मजदूर होता है जिसका नाम मोहन होता है वो कहता है कि बता तो मैं दूंगा, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। आप मुझे एक पेन और पेपर ला कर दे दो, मैं उन पर लिख कर दे दूंगा। उस टेस्ट को करवाने के बाद अगर वो बीमारी मिलती है तो उन दवाइयों को ले आना जो मैं दवाइयाँ आपके लिए लिखूंगा, आपका काम मंदे में ही हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो मालकिन होती है वह कुछ सोचती हुई पेन पेपर लाकर उसे दे देती है और इसके बाद यहाँ पर जो है मजदूर होता है वह अपनी लिखाई में वहाँ पर टेस्ट भी लिख देता है और साथ में उस पेपर के अंदर वो दवाइयाँ भी लिख देता है। अगर वो बीमारी मिलती है तो ये दवाइयाँ इस बच्चे को देनी होती हैं। इसके बाद यहाँ से जो मजदूर है वो अपने काम पर चला जाता है और वो महिला घर के अंदर तो चली जाती है, लेकिन दिमाग के अंदर यही बात सोचती रहती है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे ही उसका पति यहाँ पर आता है तो उसके बाद उस पति को बताती है कि ऐसा ऐसा कह रहा था एक मजदूर और उसने ये टेस्ट और दवाइयाँ भी लिख कर दी हैं। कह रहा था कि हमारे बच्चे के अंदर कोई बीमारी पैदा हो चुकी है और वो उसके विकास को रोक सकती है। अब इस बात को सुनकर जो पति होता है वो एक बार तो कहता है कि कहाँ मजदूर की बात पर विश्वास कर रही हो, लेकिन तभी जब उस पर्चे की तरफ देखता है जो पर्ची उसने बना कर दी थी तो वो किसी डॉक्टर की लिखाई से कम बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पति होता है वह सोचने लगता है कि क्यों ना एक बार जाकर बच्चे का टेस्ट तो करवा ही लिया जाए। इसी वजह से दोनों पति पत्नी सहमति जताते हैं और अगले ही दिन मजदूरों के आने से पहले ही वो लोग वहां से सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब से अपने बच्चे को दिखाने लगते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसे देखकर लग रहा है क्या कोई से बीमारी हो सकती है। टेस्ट कर तो ले। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब है वो देखते हैं, जी देखने के बाद जरूर। कहने लगते हैं कि हाँ, देखने से तो लग रहा है थोड़ी बहुत सिम्टम, मुझे एक टेस्ट करवाना होगा और उसके बाद जरूर से बीमारी का पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उस बच्चे का टेस्ट करवाते हैं और जैसे रिपोर्ट माता पिता के सामने आती है तो यहाँ पर वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर वही बीमारी थी जो कि उस पर्चे में लिखी हुई थी और उस महिला को उस बीमारी के बारे में उसने बताया था। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पत्नी होती है वो तो चुपचाप सी बैठी रह जाती है और जो डॉक्टर है वो कहता है कि बहुत अच्छा किया जो आप अभी इसे ले आए, वरना न जाने क्या हो जाता है, इस बच्चे का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाता। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि साहब इसकी ये बीमारी ठीक तो हो जाएगी ना। तो वो कहने लगता है कि हाँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी पत्नी जो होती है उसके पास वो पर्ची थी जिस पर्ची में वो दवाइयाँ लिखी हुई थी और उसके बाद उस पर्ची को आगे बढ़ा देती है। कहती है कि साहब ये दवाइयाँ कैसी रहेंगी। अब इस बात को देखने के बाद यानी कि जब डॉक्टर साहब पर्ची को देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी दवाई है और इन्हीं दवाइयों से बच्चा ठीक हो जाएगा। किसने लिखी है, कौन से डॉक्टर पे लिखवाई थी, क्या तुम्हारा कोई फैमिली डॉक्टर है क्या। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वो तो बताना चाहती है, लेकिन तभी पति उसे रोक लेता है। कहता है कि नहीं, हाँ हमारा फैमिली डॉक्टर ही है और कोई बात नहीं, अगर ये दवाई है तो आप इनको लिख दीजिए पर्चे में और हम इलाज चालू करवाते हैं। उसके बाद पति पत्नी बच्चे के लिए दवाइयाँ लेकर आते हैं और घर तो आ जाते हैं, लेकिन घर आते ही जो पति होता है वह उससे कहने लगता है पत्नी से कि अगर उसे बता देती तो खामखा इस बच्चे इस बेचारे मजदूर की लंका लग जाती, क्योंकि बिना डिग्री के, क्योंकि जो अगर उसके बाद डिग्री होती तो मजदूरी क्यों करता है यहाँ पर, और उसने हमें दवाई बताई है तो खामखा जो डॉक्टर साहब होते हैं वो इस पर नाराज हो जाते हैं और उसके ऊपर केस भी हो सकता था। तो यहाँ पर पत्नी भी चुप होती है, लेकिन तभी जो पत्नी होती है वह उन दोनों पर्चों की जो लिखावट थी उसको मैच कराती है और इसे देखने के बाद जब पति ये बात कहकर जाने लगता है तो कहने लगती है कि सुनते हो। तो यहाँ पर पति कहता है कि बताओ क्या हुआ।
तो वो कहने लगती है कि देखो ना, ये दोनों बेचारा लिखावटें एक मजदूर, जैसी है, हाँ कहीं जी ऐसा तो नहीं है जरूर। मजदूर भी कोई डॉक्टर ही हो और यहाँ पर किसी कारण बस आ गया हो। अब इस बात को सुनकर वह भी उन लिखाइयों को देखता है और उसे देखने के बाद उसे भी ऐसा ही लगता है कि ये शायद डॉक्टर हो सकता है। और उसके बाद पति पत्नी असमंजस जी में पड़ जाते हैं। तो तभी यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहती है कि इतना सोचने की क्या जरूरत है, मजदूर यहीं पर काम कर रहा है, और उसको बुला लेते हैं, वही बता देगा कि आखिर असलियत क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है मजदूर को आवाज लगाता है, मजदूर भी वहां से उनके पास आता और कहता है कि बताइए साहब क्या बात हुई। तो उसके बाद जो पति होता है वो कहता है कि अंदर चलो, अंदर बैठते हैं। इसके बाद वह उसे डॉक्टर अपने ही हो। ड्राइंग हॉल में ले जाता है और वहां पर जाकर बैठा देता है। मजदूर जो होता है वो बड़ा ही डरता हुआ उस सोफे पर बैठता है और कहता है कि साहब कोई गलती हो गया क्या मुझसे। पूरा लेकिन हिस्ट्री तभी सुनेगा तो यहाँ मालूम पर जो होगा, पति आप होता है वो लोग कहता पूरा है गलती हिस्ट्री नहीं हुई सुन के है, जाइएगा। तुम ये बताओ कि तुमने उस बीमारी के बारे में पता कैसे लगा लिया और इतनी सटीक दवाई तुमने कैसे दे दी, क्योंकि जब डॉक्टर साहब से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि यही दवाई है और यही चलेंगे। जब तुम्हें इतनी नॉलेज है तो तुम यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो मजदूर होता है वो कहता है कि साहब ऐसे ही अंदाजा लग गया और इन दवाइयों का मुझे ऐसे ही नाम याद आ गया। लेकिन जो पति होता है उसके मुंह को देखकर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद उससे कहने लगता है कि आखिर बात क्या है, हमें बात बताओ, वरना फिर देख लेना हम क्या करते हैं। अब इस बात को सुनकर जो मजदूर होता है वो थोड़ा सा डरता है और कहता है कि साहब अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं आपको गलती पूरी नहीं बात है। शुरू से बताता हूँ। उसके बाद पति पत्नी बैठ जाते हैं कैसे और पता बैठने के लगा बाद ले जी। सबसे पहले नौकर से कहकर उसके लिए जूस मंगवाते हैं। इसके बाद जैसे जूस आ जाता है जूस वो पीता है और पीने के बाद उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या कहानी है। तो यहाँ पर जो मजदूर होता है वह उस कहानी को याद करके अपनी आंखों में आंसू ले आया था और उसके बाद कहता है कि साहब कहानी थोड़ी दुख भरी है। तो उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम हमें बताओ और हम जानना चाहते छुपाने का हैं। जरूर, उसके बाद वो हाँ। स्टार्ट करता है, कहता है कि साहब मेरा नाम मोहन है और मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। अब वहाँ से मैं अपने जो परिवार है उसके साथ रहता हूँ और वो लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद मुझे डॉक्टर बनाने के लिए कहने लगते हैं। मैं भी पढ़ाई लिखाई करता हूँ, पढ़ाई लिखाई करके मैं भी बहुत डॉक्टर बन जाता इंटरेस्टिंग कहानी हूँ है, और जैसे पूरा मैं शुरू डॉक्टर कर बनता जाइए। हूँ तो उसके बाद यहाँ पर जो मेरी डॉक्टरी है जब वो कंप्लीट होती है तो मैं एक हॉस्पिटल में ड्यूटी भी करने लगता हूँ। अब जब मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ तो वहीं पर मेरी मुलाकात एक अंजलि नाम की लड़की से होती है और अंजलि जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उसके बाद जो अंजलि होती है वह मुझसे प्यार करने लगती है, मैं भी उससे प्यार करने लगता हूँ। और उसके बाद जैसे मैं घर वालों को बताता हूँ कि मैंने एक लड़की से प्यार कर लिया है और उसी से शादी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर घर वाले मेरी शादी के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं और मुझसे साफ इनकार कर देते हैं। कहते कि नहीं बेटा, तेरी शादी हमारे हिसाब से होगी और इस तरह से तू शादी नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि अब मैं डॉक्टर बन चुका था, अपने पैसे कमाने लगा था, तो इसी वजह से घर वालों से बोल देता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं तो शादी करना चाहता हूँ और मैं शादी करके रहूंगा, मैं अब कमाया करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो लड़का होता है वह अब अपने घर वालों से नाराज हो जाता है और उसके बाद शादी करने के लिए उसी से बोलने लगता है। जब माता पिता देखते हैं कि बच्चा मान नहीं रहा है तो उसके बाद प्यार परिवार का को चक्कर तोड़ना है नहीं डॉक्टर चाहते का। और इसी वजह से यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, जब तू जिद कर रहा है तो बेशक से शादी कर ले, हम लोग शादी में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जो माता पिता होते हैं वह प्यार उसके कर लिए लिया। गुजरात के अहमदाबाद में ही एक अच्छा सा घर बन लेते हैं, क्योंकि परिवार भी घर नहीं था, ऐसा कोई ऐरा गहरा परिवार नहीं था। और इसी वजह से जब वहां पर घर ले देते हैं तो उससे कहते हैं कि ठीक है शादी कर ले और यहीं पर रहने लग, क्योंकि उस लड़की ने कह दिया था कि मैं तो यहीं पर रहूंगी, क्योंकि उसकी पोस्टिंग जो थी वह उसने गुजरात के अहमदाबाद में की थी। और उसके बाद जब वो गुजरात के अहमदाबाद में काम करता है तो वहीं की लड़की से उसे प्यार होता है और वो कमाई वहीं पर रहने करता के लिए कहने लगती है। तो वहां पर शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो वहां पर रहने लगती है। लेकिन जैसे लड़की उसके साथ रहती है तो उसके बाद धीरे धीरे उसे उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है और उसके बाद जब उसके घर वाले उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया करते हैं, किसी काम से आया करते हैं या फिर वैसे आया करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे जो अंजलि होती है अपने प्रेम जाल का शिकंजा मोहन पर कसती है और इधर जो उसके घर वाले होते हैं उससे उन्हें दूर करने लगती है। यहाँ पर वह अपने मोहन को इस तरह से सिखाया पढ़ाया करती कि जो मोहन होता है अपने भाई से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा करता है, माता पिता से झगड़ा करता है और उसके बाद घर वाले जो होते हैं वह उसे उसकी प्रॉपर्टी भी दे देते हैं। और जब सारी संपत्ति उसके नाम आ जाती है तो उसके बाद जो पत्नी होती है वह उससे प्यार करके और उससे घर वालों को तो उससे अलग कर ही देती है, ऊपर से जो मोहन होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे अपने नाम करवा लेती है। जब उसने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी तो उसके बाद एक दिन जो अंजलि होती है वो उसे धोखा देकर चली जाती है और यहाँ पर जो मोहन होता है वो बिना प्रॉपर्टी के, बिना घर वालों के पूरी तरह से अकेला हो जाता है। और जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है वो भी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके बाद वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। जबकि उसके घर वालों ने कहा था कि तू अपनी पत्नी की बात ज्यादा मान रहा है और तुम्हारी पत्नी हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, लेकिन उसके बाद वो अपने बड़े भाई पर हाथ तक उठा देता है और उसके बाद उसके पिता
पिता उसे प्रॉपर्टी दे देते हैं, कहते हैं कि भाई भाई में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तुझे प्रॉपर्टी तो चाहिए, ये ले प्रॉपर्टी, लेकिन आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। अब इस बात को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है कि जिसके लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा उसने ही मुझे धोखा दे दिया। तो इसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और इसी बुरे लगने की वजह से वह शराब पीकर पूरी तरह से धुत रहने लगता है। जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके अकाउंट में थे नौकरी वगैरह कर करके वो सारे पैसे वो शराब में उड़ा देता है और पूरी तरह से एक नंबर का बेवड़ा पड़ जाता है और इधर उधर से उधार लेकर शराब पीने लगता है। जिस हॉस्पिटल में काम किया करता था वहां से भी उसे निकाल दिया जाता है। भला कौन एक शराबी डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल में आने देगा, क्योंकि लोगों में ये बात पता चल गई थी कि वो डॉक्टर तो शराबी है और लोग उससे इलाज करवाने से मना करते हैं और साथ में हॉस्पिटल की छवि पर भी इस बात का फर्क पड़ता है। उसके बाद जब उसकी नौकरी हट जाती है तो उसके बाद और भी ज्यादा वह शराब पीने लगता है और इसी बात के चलते वह इस तरह का हो जाता है कि वह शराब पीकर सड़कों पर पड़ा रहा करता है। अब तभी अचानक से एक दिन एक व्यक्ति उस शराब पीकर जब वो बेहोश पड़ा हुआ था तो उसमें ठोकर मारकर कहने लगता है कि ये तेरी औकात है और इसी तरह से अब तेरा नजदीक है। अब इस बात को सुनकर उसे होश आता है। अब तक उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे और उसके बाद वह खड़ा होता है और देखता है कि वो कहाँ है। वो फुटपाथ पर पड़ा हुआ है, पूरी तरह से धूल मिट्टी में सना हुआ है और एक नंबर का शराबी लग रहा है। वह उस व्यक्ति की तरफ भी देखता है और वह उसकर हंसकर वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर जो मोहन होता है वो सोचने लगता है कि यार तेरी जिंदगी इस तरह से तो नहीं बनी है, तुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचकर वह शराब की लत को छोड़ता है और छोड़ने के बाद हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल वाला उसे काम नहीं देता क्योंकि वो शराबी था और चारों तरफ ये बात फैल चुकी थी। इसके बाद यहाँ पर जो मोहन होता है वह अब सोचता है कि कुछ भी करना है लेकिन इस तरह से अपनी जिंदगी को नहीं बिताना, तो इसीलिए अब वह मजदूरी करने लगता है और मजदूरी करता करता ही वह किराए के कमरे में रहा करता है, मजदूरी करके अपने जीवन को जिया करता है। और तभी एक दिन अचानक से वह मजदूरी करता हुआ अहमदाबाद के उस पति पत्नी के यहाँ पर पहुंच जाता है और उनके बच्चे की पूरी बात बता देता है। इस बात को बताने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है और तभी यहाँ पर दोनों पति पत्नी उसे संभालते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी डिग्री वगैरह तो होंगी। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ डिग्री वगैरह तो है, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता डॉक्टरी करने का, क्योंकि जब भी मैं कभी हॉस्पिटल जाया करता हूँ तो मुझे मेरी पत्नी से पहली मुलाकात याद आया करती है और उसने मुझे धोखा दिया था, तो इसीलिए यही ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक ठाक हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जो दोनों पति पत्नी है वो कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ना दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुमने हमारे बच्चे के बारे में बताया है, हमारे पास तो पैसा है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइलाज बीमारी के होने के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अगर तुम काम करने के लिए तैयार हो तो जो करोड़पति व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल खोलने के लिए तैयार हूं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनोहर होता है वो कहने लगता है कि अगर आप इतना आगे बढ़ रहे हो तो मैं भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद मैं भी तैयार हूँ। यहाँ पर जो करोड़पति व्यक्ति होता है वो उसका हॉस्पिटल खुलवाता है और उसके बाद जो मोहन होता है वो उसमें डॉक्टरी का चार्ज संभालता है। अब तक मार्केट से वो बात जा चुकी थी कि मोहन शराबी है और फिलहाल उसका नेचर बहुत अच्छा रहता है और 2-3 केस को वो इतने अच्छे को सुधार देता है कि उसके बाद चारों तरफ उसका नाम हो जाता है और लोग दूर दूर से उस पर इलाज करवाने के लिए आने लगते हैं। इधर यहाँ पर जो उसके घर वाले होते हैं, यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी उसके घर वालों के पास भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो मोहन है वो पूरी तरह से टूट चुका है और उनसे जाकर बात करने लगते हैं। लेकिन वहां पर जाकर पता चलता है कि जो मोहन के माता पिता हैं वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, घर में केवल उसके भैया भाभी और उसके बच्चे ही हैं। अब इसके बाद वहां पर जाकर उन्हें मोहन की पूरी कंडीशन बताते हैं और वो कहते हैं कि वो तुम्हारे पास आना तो चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो क्यों ना तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ और उससे जाकर खुद मिलो। इस बात को सुनकर जो बड़ा भाई होता है वो तो बड़ा भाई होता है और उसके बाद जो बड़ा भाई होता है उससे मिलने के लिए वहां पर चला जाता है अपने परिवार के साथ। और अब तक जो मोहन है वो बहुत अच्छे फ्लैट में रहा करता है और हॉस्पिटल का काम किया करता है, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी ने उसे को सपोर्ट किया और उसके बाद जब वह काम करता है तो खुद उसके पास काफी अच्छे पैसे आ जाते हैं और जब वह परेशान रहता है तो उसके घर वालों को भी वो लोग बुला देते हैं। अब जैसे ही घर वाले इससे मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ पर जब मोहन इतने दिनों बाद अपने बड़े भाई को देखता है, क्योंकि वह किसी काम को करने के लिए केबिन से बाहर निकलता है और सामने उसका बड़ा भाई खड़ा होता है, तो उसके बाद अपने बड़े भाई को देखकर एकदम से अपनी पीठ फेर लेता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वह दोबारा से वापस मुड़ता है और मुड़ने के बाद अपने भाई से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। भाई की भी आंखों में आंसू आ गए थे और उसके बाद वह भी अपने भाई को गले से लगाता है, कहता है कि भाई चिंता मत कर, मैं नाराज नहीं हूं तुझसे, भाई भाई में लड़ाई हो जाया करती है लेकिन अपने तो अपने हुआ करते हैं। तुझे पता है तेरे बाद माता पिता भी चले गए और उनकी यही इच्छा थी कि उनके दोनों बेटे किसी तरह से एक साथ रहें, लेकिन वो उन्हें पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो मोहन होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं भाई, अब आप लोग मेरे पास ही रहोगे और आपके बच्चों को मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली गई है तो हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन वो साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, अब तो पूरी जिंदगी आपकी सेवा में बिताएंगे
परेशानी है और अपने भतीजे भतीजियों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई, अच्छे से संस्कार देने हैं और इसी में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करूंगा, मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। ऐसा कहकर वह मना कर देता है और उससे अपने भाई से कह देता है कि अब तुम्हें गाँव में रहने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर रहो मेरे साथ इसी फ्लैट के अंदर, क्योंकि मेरा भी मन लगा रहेगा। उसके बाद मोहन और उसके बड़े भाई और उसका पूरा परिवार वो लोग वहीं पर रहते हैं और फिलहाल के समय में वो अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद जब उसकी पत्नी तक ये खबर पहुंचती है, जो कि अंजलि थी, जब उसे पता चलता है कि उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है और वह फिर से पैसे वाला बन गया है, तो उसके बाद वह दोबारा से आती है, लेकिन इस बार जो मोहन होता है वो उसे धक्के देकर निकाल देता है। वह तलाक का केस डालने की धमकी देती है क्योंकि अभी तक उन दोनों का तलाक नहीं हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर जो मोहन होता है वो कहता है कि बेशक से तलाक का केस डाल दो, मैं भी तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, और जब इतने दिन हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं 8 साल, तो हम दोनों का दोबारा से एक होना बड़ा ही नामुमकिन है। यहाँ पर वह जैसे वकील से बात करती तो वकील साहब भी कह देते हैं कि जब 8 साल से तुम दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हो तो तुम्हारा तलाक हो ही गया, अब तो तुम्हें चला जाना चाहिए था और अब इससे कुछ भी नहीं हो सकता। ऊपर से जो मोहन है उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो कुछ भी उसके नाम थी वो अपने बड़े भाई के नाम कर दी थी, क्योंकि उसने कहा था कि भाई मैंने गलत किया पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर, और अब तुम ऐसा करना, मैं तुम्हें पैसे देता रहूंगा और गाँव में उतनी ही जमीन कर लेना। आज तक भी वो लोग दोनों भाई एक साथ रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शादी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब जो करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।